dear students, how are you? I hope all are you good. Today let me start SST chapter number 23 Indian democracy and its features, यानी कि भारतीय लोकतंत्र और उसके. India is a democratic republic and the head of the country is the president. तो भारत जो है एक लोकतंत्र गणराज्य है और राष्ट्रपति हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट. ही शी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. जो है जो व्यक्ति हैं वो ही और शी क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं किसको, मेंबर पार्लियामेंट जो है उसके सदस्य को, संसद के जो सदस्य है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनको चुनते हैं फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 years, 5 साल के लिए. इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन. तो जितनी भी पार्टीज हैं ये क्या करती है, इलेक्शन जो चुनाव होते हैं उनमें भाग लेती हैं. These parties are essentials for democracy. The political party will secure the majority of seats from the government and runs the administration. तो क्या करती है वो पार्टी, इलेक्शन जीत के फिर है ना वो सरकार बनाती है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाती है. Rights and duties. The opposition party criticize the wrong policies of the government and do not allow it to become despotic. है ना. In a democratic country, the government is changed by the people if they wish so. अब जो है the government is changed by the people. जो लोकतंत्र राज्य है, देश है, उसमें चुने गई है सरकार, तो सरकार जो है उन लोगों के द्वारा बदली भी जा सकती है अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो. So regular periodic elections are yet another essential features of a democracy. The people can change it by peaceful methods, i.e. by voting for another party or set of politicians. ठीक है. If the elected government does not come up to the expectation of the people, अगर वो सरकार खरी नहीं उतर रही है ना लोगों की उस पर, तो फिर क्या होता है, electors can replace it for another one by voting it out of power. तो जो वो है मतदाता, वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन करके उस सरकार को हटा देते हैं, है ना, वो उनकी पावर होती है. द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आर द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, एक्सिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप. These principles are different ways by which people participate in the process of government. Participation, universal and adult franchises, what is it? India has opted for a democratic system of government based on the principle of universal adult franchises. Being a poor country with almost half of its total population categorized as illiterates, giving the right to vote to all adult person was a bold decision of the Constituent Assembly. है ना. तो एक सिद्धांत होता है उसका कि बीइंग ए पुअर कंट्री विद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन कैटेगराइज्ड एज इलिटरेट्स. अगर कोई गरीब देश है ना तो उसका मतलब उसकी आधी जनसंख्या क्या है, अशिक्षित है. और उनको भी अधिकार है कि अपने द्वारा एडल्ट पर्सन, कोई यूथ, कोई जो जवान व्यक्ति होता है ना, उसको वोट देके चुनने का उनको अधिकार होता है. एनी इंडियन सिटीजन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 years इज एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो जो कोई भी नागरिक है भारत का, जब वो 18 साल का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार होता है. सो आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 325 आर्टिकल के अनुसार जो संविधान का है, डाउन टू द नो सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और सेक्स. At present, approximately 81 crore citizens out of around 123 crore enjoy the right to vote. 123 करोड़ में से 81 करोड़ जो नागरिक हैं उनको वोट देने का वो अपना enjoy मतलब वो कर रहे हैं. Importance of adult franchises in India. Adult franchises had made the people realize that the government is ultimately accountable to them. Every adult citizen is a partner in governing the country. The right to franchise ensures that people educate themselves about the election process. If the people are educated, then they can judge whether the government is a success or a failure. अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो ना क्या करेंगे, सरकार को अच्छे से जज कर पाएंगे
कि वो क्या सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है ये जानने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। If they feel that the performance of the government is not up to their expectation, they can change the government by casting their vote in next election in the favor of other. अगर उनको लग रहा है कि ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है या हमारे जो भी काम है, जो कार्य हैं, जो मानक उन पर खरी नहीं उतर रही है, तो वो नेक्स्ट टाइम वोट देके ना नेक्स्ट 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं उस पूरी सरकार को, तख्ता पलट सकते हैं। कहने का मतलब ये है कैंडिडेट्स हु दे फील कैन डू अ बेटर जॉब, उसको चुनेगी जो अच्छा काम करेगा। फिर डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ऑफ एडल्ट सफरेज, देयर आर स्टिल सम hurdles in the way of proper use of these rights. The majority of people in India are poor and illiterate. तो यहाँ पे जो अधिकता है ना, सबसे ज्यादा गरीब और अशिक्षित लोग ज्यादा हैं भारत में। They live from hand to mouth. As a result, they fall easy prey to corrupt practices. अब वो बहुत जल्दी से उसमें आ जाते हैं, भ्रष्ट लोगों के, उसमें भ्रष्ट नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं वो। They sell their votes to dishonest and corrupt candidates in exchange for money. अब वो क्या करते हैं, जो नेता होते हैं उनको पैसे दे देते हैं, पैसों से उनको खरीद लेते हैं। वो गरीब तो होती है, वो पैसे के लालच में जो भ्रष्ट नेता होता है, जो गलत होता है, वो उसको चुन लेते हैं। Most illiterate people have no knowledge about how a government works. मतलब बहुत से अशिक्षित लोगों को तो पता ही नहीं है कि सरकार कैसे काम करती है ना। उन्हें तो बस पैसे मिल गए, उन्हें वोट देने से मतलब है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, उनको अपने जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। इफ वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देन द गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम इलेक्शन करके, चुनाव करके हम किसी नेता को चुनते हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने देश को, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारे, और जो गरीब लोग हैं उनको जो है उनका रहन सहन जो है अच्छा उनको कराए। लिटरेसी प्रोग्राम्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद फुल वाइगर। द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एज अ whole should propagate secular ideas and promote the spirit of nationalism among the Indian people. However, in a system where caste and regional politics are the main ways of winning elections, such noble ideals may never be realized. Election यानी कि मतदान। Election is must for the survival of democracy. In fact, the election system is the soul of democracy in our country. To the people exercise this sovereign power through the elected representatives. Election to representative bodies like parliament, the state legislature and the local bodies are held periodically. It is essential for everyone to know the importance of election our country, है ना। इलेक्शन मतदान क्या होता है, लोगों को अधिकार है चुनाव देने का, अपनी पसंद का नेता चुनने का जो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो सबको ये राइट है। नंबर 1, it is through the election that the people get the opportunity to express their will and elect the representative of their choice. Number 2, election is the best method of bringing about a change in the government and leadership. ये सबसे अच्छा मौका होता है नेता चुनने का और बदलने का। People effectively control the policies and decisions of the government through election. तो जो है वो क्या कर सकते हैं, लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिसीजन, उनके फैसले सरकार के चुनाव के द्वारा। People support a government which is formed by the representative of the people. They consider such as government to be legitimate. Elections provide opportunities to the people to criticize the government and to point out its weaknesses and failures. Problems of Indian electoral system. अब ये देखिए क्या हो रहा है। There are many problems related to elections in India. Firstly, it is a very costly affair, है ना। Secondly, the ruling party often misuse government machinery to win elections. Thirdly, the voter list are not revised from time to time. होती नहीं है, कई बार ऐसा होता है वोटर लिस्ट आती है उनमें नाम नहीं होते, ठीक है ना। Fourthly, there are frequent cases of violence and booth capturing during the elections. Fifthly, the political parties appeal to religion, caste, race and language considerations to secure votes. Thus, elections are fought on narrow considerations which are against the norms of a democracy, है ना। सारी चीजें बताई हैं इसमें कि फर्स्ट सबसे पहला क्या है,
कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे उसमें लगते हैं। दूसरा, मिसयूज जो है मशीनरी जो है उनका मिसयूज होता है इलेक्शन में। तीसरा, वोटर लिस्ट प्रॉपर नहीं आती है, ठीक है। चौथा क्या है, वायलेंस के केस होते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है पोलिंग बूथ पे। पांचवा, पॉलिटिकल पार्टीज अपील करती है कि धर्म, जाति और उनकी लेके उनका मतलब वोट सिक्योर करती हैं उसको लेके। ओके, इसीलिए जो है इलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, जो चुनाव होते हैं, जो मतदान होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, fair election, people's participation, freedom of expression, etc. When these are absent, democracy becomes meaningless. Democracy stresses the need to establish direct links between government and governor. And electoral system is a favorable way for people to participate. There are various other ways through which people take part in a democracy, including dharnas, dharna, rallies, strike, chakka jam, signature, camping, criticizing the policy of the ruling government, etc. Public opinion, अब इसमें पब्लिक लोगों का क्या ओपिनियन है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू रन अ गवर्नमेंट। अब जब लोकतंत्र देश है हमारा, है ना, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी का जो है सरकार को चलाने में अपनी सहयोग देना होगा। नो गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन स्टे इन पावर फॉर लॉन्ग इफ इट इग्नोर्स पब्लिक ओपिनियन। अगर लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा, उनके ओपिनियन नहीं लिए जा रहे, तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकती है फिर। इवन डिस्पोज्ड एंड मिलिट्री डिक्टेटर्स सपोर्ट ऑफ द पीपल आई पब्लिक ओपिनियन। डिक्टेटर्स cannot continue to rule for a long time ignoring public opinion. The government of a country must have the support of the people, i.e. public opinion. In simple words, public opinion means the will of the people or the opinion of people at large on questions of public welfare. Agencies for formulating public opinion. For the success of democracy, the public must be enlightened and well informed. There are some agencies which help in the formulation and expressions of true public opinion. The role of such agencies may be studied as under. Number one, press, है ना। So press play most significant role in the formulation of public opinion. सबसे मेन रोल है जो प्रेस होती है, न्यूज़पेपर छापने वाली। There are some agencies, journals and magazines. The newspaper publish news and also express their views in their editorials on important matters. The people read these views which mount their opinion. Number two, public meetings. The public meetings also help in molding public opinion. The political parties hold public meeting and listen to the grievance of people and place their ideas to solve it. They put before them the problems of the country and suggest way of solving them. People come to know about the views of various parties. Okay. Number third, radio and television. In modern times, radio and television also help in broadcasting public opinion. बहुत सारी जगह है, चीजें हैं ना जो पब्लिक अपने ओपिनियन दे सकती है सरकार को। People have the opportunity to know the view of political leaders, scientists, scholars and social reformers. Political parties also propagate their views through radio and television. Today, people can see live TV broadcast of proceeding of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Thus, the media helps in forming public opinion. Number four, other associations. Social and economic associations and precious groups also influence the formation of public opinion. People become the members of various associations to fulfill their needs. They are required to follow their program and policies. These also contribute to the formation of public opinion. Obstacles in the formation of sound public opinion in India. There are many obstacles in the formation of healthy and sound public opinion in India. Number one, poverty. Most of the people in India are poor. Poverty is a great hindrance to the formation of public opinion, है ना। तो यहाँ पे भारत जो सबसे गरीब है, तो ये चीज मेन है। Illiteracy and ignorance, अशिक्षा और अनदेखा करना। About 35% people are illiterate. भारत में 35% लोग जो अशिक्षित है। Illiteracy is another obstacle in the formulation of healthy public opinion. Literacy breeds ignorance.
Press not impartial. The press in India, by and large partial, it does not help much in the formation of sound public opinion. वो ऑलरेडी बिकी हुई है ना, जो पैसा दे देता है वो उनका सच बता देती है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना. Defects in party system. In India, many political parties are organized on the basis of religion, caste, language, or region. If these parties form government, then they will work with vested interests. The wrong-based bases of political parties are a great block on the formation of sound public opinion. Next one, people are indifferent to political activities. Generally, people prefer not to take active part in political activities. About 40% people do not cast their votes in election. Mostly, as a result, the corrupt people are elected. जो भ्रष्ट लोग होते हैं वो elect कर देते हैं. Conservative outlook of the people. Most people in India are conservative in their outlooks. They still believe in superstition, outdated beliefs, and obsolete practices. They take only little interest in progressive ideas. Under such conditions, healthy public opinion cannot develop. Okay, so regionalism. Most people think only for their regional interests. Their narrow outlook is also a hindrance in the formulation of sound public opinion. Healthy and sound public opinion is only possible if the government and society take effective measures to remove these obstacles. Equality and justice, समानता और न्याय. There are different types of cultures in our country. The people of various castes and religions live here. There are thousands of castes, subcastes. Some castes enjoy higher status in society and consider other castes to below them. Untouchability still persists in many parts of the country. The position of women is not as par with the men. Moreover, child marriage, beggary, dowry, communalism, and different types of economic exploitation are still present in different forms. What is needed today is active and meaningful participation on the part of every Indian to fight against these evils. Thus, we can say justice and equality are possible only if everyone in society is treated equally. So, these are the topics, and all topics are covered in this chapter here. I hope you all are very well enjoyed and understand this. Thank you, and we will see you in the next